हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉर इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर यूपीएससी तो 2024 बीत गया है, तो यूपीएससी जो नेक्स्ट ईयर से बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं यूपीएससी 2025 के लिए, तो कई बच्चे बोले सर प्लीज़ बताइए कि यूपीएससी 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। और ये वीडियो जो रहेगा, ये जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो बच्चे तैयारी करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी है, प्लस जो बच्चे पिछली बार यूपीएससी 2024 नहीं निकाल पाए प्रीलिम्स, उनके लिए भी ये रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी 2025 को लेके, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेके आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में पूरा डिटेल में प्रीलिम्स हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, जीएस हो गया, उनके बारे में बताऊंगा। कई सारे मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था, कई मोस्ट ऑफ द जो लोग बताते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत अलग, लेकिन कई लोग मैं देख रहा था कि कई लोग ऑप्शन को पूरा इग्नोर करते हैं जब बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो 2025 के लिए यूपीएससी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और प्लस जो 2024 के एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं उनके लिए भी ये वीडियो, उनको बताऊंगा मैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है। पूरा डिटेल में ये वीडियो मैं बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हम लोग हैंड रिटन नोट्स, अभी 10 जीएस हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं और 1 यूपीएससी प्लानर इज ऑल्सो अवेलेबल। ये नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी अवेलेबल है, अभी आपका इंडियन पॉलिटी है जो कि अपडेटेड हो चुका है, जो पुराने चैप्टर्स उनको और ऐड किया गया है वो भी अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है, आपका एंशिएंट इंडिया। मैं आपको ग्लिम्स दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप लिंक में जाएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगा जो भी नोट्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो देयर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री अवेलेबल है, आपका आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है। इस बार बहुत क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से इस बुक से फंसे हैं। प्लानर है, इसमें भी बताऊंगा प्लानर क्यों ज़रूरी है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए उनके बारे में बताऊंगा कि वाई प्लानर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वो दिखा दिया। एनवायरनमेंट है, अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है एनवायरनमेंट, आप इसको ले सकते हैं। मिडीवल इंडिया है, मिडीवल इंडिया भी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, उसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में वीडियो 2025 की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूपीएससी इज जस्ट एग्जाम, ये एक एग्जाम है, ये आपको एज एग्जाम निकलना है। जो बच्चे इमोशनल होकर तैयारी करते हैं, जनरली मैंने जो देखा है उनका नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो इमोशंस के ऊपर हावी होते हैं। तो इस जस्ट एग्ज़ाम, इसको आप एज ए एग्ज़ाम ट्रीट करना है। ये कोई आपका मरने और जीने का सवाल नहीं है यूपीएससी। कई लोग को मैं बुरा लग जाएगा मैं बोलूँगा, बट दिस इज द एग्ज़ाम। अगर आप इसको एज एग्ज़ाम ट्रीट करेंगे यूपीएससी को, अगर आईएएस आईपीएस को, तभी आपका निकलेगा। ठीक है, ज़्यादा सा इमोशनल होके, कई बार बोलते हैं ना इमोशनली डिसीजन लेना इट्स रॉन्ग, आप रैशनल बनना पड़ेगा जस्ट। लेकिन यूपीएससी के मामले में आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आपके एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको इमोशनल नहीं होना पड़ेगा। तो बी रैशनल, इमोशनल होके आपको काम नहीं चलेगा, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते अगर आप इमोशनल हैं तो। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इमोशंस जो भी है आपके अंदर वो निकाल दीजिए। यूपीएससी वही निकालता है जो रैशनली उसकी तैयारी करता है, उसका सिलेबस देख के रखता है। कई लोग बच्चे आते हैं कि अरे दिल्ली में ORN में आ गए, मुखर्जी नगर में आ गए, भैया तो मैं आईएएस बन गया, वहाँ बता भैया कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी करते रह जाते हैं, वो 10 साल तक तैयारी कर जाते हैं, उनका नहीं निकलता है। वो 5 साल तैयारी कर जाते हैं, उनका नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो अपने आप से आप झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो अपने आप से झूठ बोलना है या माँ बाप को दिखाना है, अपने गाँव वालों को दिखाना है कि देखो मैं यहाँ तैयारी करने आ गया, दिल्ली आ गया तो मेरा कलेक्टर बन गया, ऐसे नहीं निकलेगा। जब तक इसको आप रैशनल होकर नहीं पढ़ेंगे आपको यूपीएससी नहीं लिखेगा। रैशनल की बात मतलब आपको सिलेबस देखना है पहले। फर्स्ट गो एंड सी द सिलेबस। आपको सिलेबस यूपीएससी के नोटिफिकेशन, आप जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट में, नोटिफिकेशन पड़ा होगा वेबसाइट में, मैं यहाँ लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आप जाके खोल के देखिए। वेबसाइट में जाइए या किसी कोचिंग में जाइए, बहुत सारी डिटेल में देख रखा है। तो जब वेबसाइट में जाएंगे तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में इट्स क्लियरली मेंशन द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, वहाँ पर सिलेबस आपका मेंशन दे रखा है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस को एक बार पढ़िए कि जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप क्या तैयारी कर भी सकते हैं
आपको इंटरेस्ट है कि माँ बाप ने बोला है आपको तैयारी करने के लिए। अगर आपके माँ बाप ने बोला है या आपके खानदान में किसी निकल गया, आप जेलसी में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, यार उनका निकल गया मैं भी तो अपने बच्चे को भेजूंगा, उन माँ बाप को ही बोलना हो तो ऐसे मत भेजिए। आप सिलेबस देखिए, जब सिलेबस देखिए आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर से इच्छा आ रही है, तभी यूपीएससी की तैयारी करिए। तो पहला चीज़ जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, गो एंड सी द सिलेबस। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ आप यूपीएससी की तैयारी मत करिए, पहले जाके आप सिलेबस देखिए। ओके, सेकंड चीज़ है, मान लीजिए आपने सिलेबस देख लिया, सपोज करिए आपने सिलेबस देख लिया, उसमें सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया, मेंस देख लिया, बाद में इंटरव्यू होता है तो आपको पता ही है, इंटरव्यू की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं प्रीलिम्स और मेंस की बात करूँगा, उसमें भी यूपीएससी का मोस्ट ऑफ द जीएस सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स की तैयारी आपको कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए। प्रीलिम्स का सिलेबस तो इतना 10-12 लाइन लिखी हुई हैं तो उसमें तो सब कवर कर लेते हैं। मेन है आप मेंस का सिलेबस देखिए। जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रीलिम्स के सिलेबस से आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने क्लियरली डिफाइन किया है मेंस का सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, मान लेते हैं यूपीएससी ने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि एक एक लाइन करके इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मेंस में तो आपको पूरा दे रखा है यूपीएससी ने। तो आप गो एंड सी द मेंस सिलेबस। मेंस का सिलेबस पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स को देखिए, आप रियलाइज करिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं तैयारी, तभी आप तैयारी करिए, वरना मत करिए। ठीक है, मेरे को याद है, जब मैं लोग प्रिपरेशन डेज में एक बच्चा था गांव से आया तो बोला कि सर मेरे को बता दीजिए, भैया मेरे को बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, और मैं उसको बुक गिनवाना चालू किया, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो उसने उसका क्या हुआ, बोला 1 घंटे बाद आया, बोला मैं नहीं तैयारी करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे निराश नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिलेबस इस वास्ट, ये अगर आप अपने आप से झूठ बोलना चाह रहे हैं कि ये सिलेबस बहुत कम है, यूपीएससी निकल जाता है, तुक्के में निकल जाता है, प्रीलिम्स निकल जाएगा बट मेंस नहीं निकलेगा, तो सिलेबस जाके पढ़िए। एक बार सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं पूरा डिटेल लिख के आया हूँ, आपको एक एक चीज़ बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया, आपको जाके सिलेबस देखना है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके यूपीएससी का आप सिलेबस देखिए। ठीक है, अच्छा देखिए, मान लीजिए अब पिछले साल जो यूपीएससी आने वाला है 2025 में, तो 25 मई को है, आपको पता होगा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम मतलब कि प्रीलिम्स का होने वाला है 25 मई 2025 को है। ठीक है, अब 25 मई को ऑलमोस्ट 10 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 10 मंथ्स आर रिमेनिंग। तो उस 10 महीने मान लीजिए पहला जो बच्चे आ रहे हैं, आपको पहले 3 से 4 महीने में आपको पहला, सेकंड चीज़ आपको मैं बताया, पहला चीज़ आप सिलेबस देखिए। सेकंड चीज़ है जितने भी एनसीईआरटीज़ है 6 से लेकर 12 तक की, मतलब उसमें भी सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। मतलब कई बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी छोड़ के आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए या स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में उठा लीजिए, बट मेरा मानना ये है कि जब तक मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ जो इवन प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास्ट 6 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उनका बेस बहुत वीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई लोग यूट्यूबर जो मैं देख रहा था, मतलब कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ के कोई फायदा नहीं, बट मैं ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी आपने पढ़ रखा है तो आपके 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे मिनिमम यूपीएससी में। क्योंकि यूपीएससी में बेसिक्स क्वेश्चन, अगर जो स्टैटिक पोर्शन में बात करें तो यूपीएससी में बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड ही आते हैं। इस बार का पेपर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल म्यूनसिपैलिटी का क्वेश्चन आया, सब एनसीईआरटी से ही आया था। पॉलिटी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह सारे सब्जेक्ट का आप देखेंगे तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने लेनी है। ठीक है, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी करना है, ज्योग्राफी में 6 से 12 कर लीजिए। 11 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी, उसमें से इंडियन ज्योग्राफी और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आप पढ़ लीजिए। ह्यूमन ज्योग्राफी मोस्ट ऑफ द आपका मेंस में काम आता है, बट आप उसको एक बार रीडिंग मार लीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, 11th क्लास की बुक है पॉलिटी, वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 11th क्लास की एक बार रीड कर लिया है तो आप सीधे जाके लक्ष्मीकांत उठा लीजिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत इज ए गाइड, लक्ष्मीकांत इज ए गाइड फॉर यूपीएससी पॉलिटी का। आप उसको रट्टा लगा लेंगे, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट में जो क्लास 12th की जो बुक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लास 12th की
12th की जो बुक है आपको इन्वायरमेंट में, उसमें चैप्टर 14 से स्टार्ट है। आप ओल्ड एनसीईआरटी 14 से लेके 18 तक आई गेस इन्वायरमेंट है, उसको 4-5 चैप्टर जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ उससे बेस बनता है आपको इन्वायरमेंट लगे, वरना मेरे पास तो जो हम लोग नोट्स बनाए उसमें सब कुछ मैंने कवर रखा है, बट इन्वायरमेंट जाके आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट इंडिया, सब एंशिएंट इंडिया है आपका आर.एस. शर्मा का, वो तो सभी पढ़ते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूँ वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी आपको थोड़ा सा क्लस्टर लगती है, बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, आपको लग रहा है नहीं पढ़ पा रहे, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मेरा बस कहना यही है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। इसी तरह एंशिएंट है, मॉडर्न, एंशिएंट है आपका, मॉडर्न है, और इसी तरह मिडीवल है आपका। और मिडीवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी मत पढ़िए, मिडीवल अगर आपको पढ़ना भी है तो एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि मिडीवल क्या कहते हैं प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कि हाँ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में मिडीवल से क्वेश्चंस आते हैं, इवन एंशिएंट से भी आते हैं और मॉडर्न से भी आते हैं। तो आप मिडीवल पढ़िए, मतलब एनसीईआरटी सारे पढ़िए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की है क्लास 12th की, उसमें भी क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको। कौन सा पढ़ना है? मैक्रो। मैक्रो ही इम्पॉर्टेंट है, कई बच्चे माइक्रो पढ़ने लगते हैं। माइक्रो यूपीएससी नहीं पूछता जनरली, मैक्रो में ही, फॉर एग्जांपल जीडीपी से रिलेटेड जो भी है, बैंकिंग से रिलेटेड, वो मैक्रो में आता है, वो आपको मैक्रो पढ़ना है 12th क्लास की इकोनॉमिक एनसीईआरटी। एक क्लास 11th की भी आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इतनी मोटी होगा, आप पढ़ लेंगे। आपको उसको पढ़ने से पहले आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एनसीईआरटी उसको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि तभी आपको ये मैक्रो, इसमें भी मैक्रो में आपको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो आपको पढ़ना नहीं है, बेसिक्स आप पढ़िए। आप ट्रस्ट में, आप जब ये बुक जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, आप इतनी पतली बुक है, आपको लगेगा यार मेरे को मत सब पढ़ ली एक बार में, आप 10 बार पढ़ेंगे जब बुक को ना, इवन कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे 10 बार, तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैं हर बार जो पढ़ा हूँ मुझे हर चीज़ नई नई पता चल रही है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, आसान भी नहीं है। मैं 11th-12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12th। ये आपको 3 से 4 महीने में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। इसीलिए ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर आपका बेस ही अगर मजबूत नहीं है, कहते हैं ना बिल्डिंग में अगर आपका फाउंडेशन ही खराब है तो आप बिल्डिंग बना ही नहीं पाएंगे। तो वही एग्जांपल आपको यूपीएससी में भी दिखेगा। अगर आपका फाउंडेशन, आपका बेस खराब है, आप नहीं समझ पा रहे हैं टर्म्स को, तो यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मैं एकदम आपको मुंह पे कह रहा हूँ कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, यू कैन नॉट इवन क्वालिफाई प्रीलिम्स। मेंस तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कई बच्चे बोले सर कि इतना तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब इसके नोट्स कैसे मैं बनाऊंगा? देखिए, 2 चीज़ है, या तो आप खुद से नोट्स बनाने की हैबिट डालिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि आप जब राइट करेंगे, मेक योर ओन नोट्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप लिखते हैं, जब आप राइटिंग करते हैं, तो आपको जब मेंस का आंसर लेते हो, आपको अपने आप आंसर लिखना, मतलब कि आप लिखने लगते हैं, आपके हाथ लिखने में कई लोग को लगेगा अटपटा, बट जिन्होंने मेंस लिखा हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, उनको पता होगा, जब जितना भी आप नोट्स बनाते हैं आप पढ़ सकते हैं, आप उतना ही अच्छा लिखते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए नोट्स नहीं बना रहे, या तो आपके पास नोट्स बना हुआ है, जो बच्चे एक बार दे चुके एग्ज़ाम, वो नोट्स बना चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो वो हमारा नोट्स ले लें। जैसे मैं आपको दिखाया था, जो भी क्या कहते हैं हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया ही है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो यू कैन बाय हैंड रिटन नोट्स फॉर आवर्स। जो हैंड रिटन नोट्स हमारे हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर, मोस्टली जितने भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में नोट्स हैं वो सारे कवर्ड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। उसमें मैंने एनसीईआरटी भी कवर कर रखा है, प्लस आपका जितने भी स्टैंडर्ड बुक है उनसे जो भी मटेरियल था मैंने करंट अफेयर्स प्लस बुक के जो भी कोर चीज़ थे वो मैंने इसमें अपने नोट्स में कवर कर रखा है। तो अगर जो सेकंड टाइमर हैं, जो इवन फर्स्ट टाइमर वाले ही हैं, वो या तो खुद नोट्स बनाएं या तो हमारे नोट्स ले लें,
प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने नोट्स खरीदा, सपोज करिए नोट्स खरीदा, तो उसमें मैं कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें ये भी नहीं दिया हुआ है, इसमें कई चीज़ नहीं दी है। देखिए वो उसमें जो अब नोट्स है मैं सब कुछ तो लिख नहीं सकता। सपोज करिए आप कुछ टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल से टॉपिक पढ़ा, आपको लगता है कि हाँ सर के प्रियम्बल में यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, तो आप साइड में मैंने गैप छोड़ रखा वहाँ लिख लीजिए या अपने स्टिकी नोट्स लगा लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जब जो भी आप पढ़ेंगे वो उस बुक में, उस नोट्स में आप लगातार ऐड करते जाइए। जब ऐड करते जाएंगे लास्ट में आपको एक बुकलेट मिलेगी, ताकि वो आप जब रिवीजन करना हो खटाखट जो है मेरे नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर जो फर्स्ट टाइमर है उनको नोट्स लिखें, अपना नोट्स बनाएं। अगर जो क्या कहते हैं सेकंड टाइमर या फर्स्ट टाइमर है जिन्होंने नोट्स बना लिए या और अपग्रेड करना चाहते हैं या पहली बार में आया, तो वो अपना एनसीईआरटी पढ़ें प्लस हमारा नोट्स लें और उसी में लिखें, उसी नोट्स में लिखें। जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर से बाहर से है वो आप उसमें लिखें। आपको देन यू रियलाइज कि हाँ सर के नोट्स में ही अगर मैंने ऐड करता गया तो लास्ट में आप आराम से उसको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी 6 to 12 आपको पढ़नी है और किसी भी दुकान मिल जाएगी। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी, ओल्ड पढ़िए, न्यू पढ़नी है, यू कैन ऑल्सो रीड न्यू। ठीक है, अच्छा ये प्रीलिम्स की बात हो गई। मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी, प्रीलिम्स मेन से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी है पढ़िए। प्लस अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपको पढ़ लिया है तो साइड में आप मेरे नोट्स ले लीजिए। नोट्स पढ़ने के बाद आप जो है उसी का एनसीईआरटी में जो आपको लगता है टॉपिक छूट गया है सर के नोट्स में, वैसे मैंने सारा कवर कर रखा है, उसमें आप वो ऐड करते जाइएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको, अब कई बच्चे जो बोलेंगे सर मान लीजिए आप तैयारी करने आए, ठीक है, अब जब तैयारी करने आए कई लोग, मोस्ट ऑफ द बच्चे 90% ऑफ द बच्चे दे इग्नोर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल को सब्जेक्ट को वो इग्नोर कर देते हैं टोटली। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा बोरिंग लगता है, अरे यार कौन पढ़े, वो जब मेंस आएगा तो पढ़ लेंगे। ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी हुआ है, कई सारे बच्चे जो हर बार प्रीलिम्स निकालते हैं लेकिन ऑप्शनल में कम मार्क्स की वजह से, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पबैड हो गया, उसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं ट्रस्ट मी। और जो टेक्निकल, फॉर एग्जांपल जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, वो अगर अच्छे से तैयारी करते, वो अगर मार्क्स, उनको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन उन्होंने वो पढ़ा रखा होता है अपने डिग्री में भी। तो मैं देखा हूँ, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, कई सारे बच्चे जो बीटेक करके भी आए हैं, इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड, वो ज्योग्राफी लेके पढ़ते हैं एज ए इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, डोंट इग्नोर ऑप्शनल। ऑप्शनल को अगर आप इग्नोर करेंगे तो यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी। अभी मान लीजिए 10 महीने बचा है आपके पास, ठीक है, आपके पास अभी 10 महीना, 10 मंथ्स यू हैव, अगर आपके पास 10 महीना बचा है तो उसमें डेली निकाल के, सपोज करिए आपने 2 घंटे पढ़ा कोई GS1 मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ लिया, ठीक है, 2 घंटे आपने पढ़ा। अब दिन में कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही मिनिमम। अगर कई लोग बोलते हैं अरे 12, 14, 15 घंटे पढ़ रहे, वो आप रियलाइज करिए, आप कोई भी आदमी 16-17 घंटे पढ़ सकता है क्या? वो आप अपने माइंड को झूठ बोल रहे हैं कि हाँ मैं 16-17 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट वो पढ़ना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो 16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता है, 8 से 10 घंटे सब बच्चे पढ़ते हैं। GS2 पढ़ लीजिए 2 घंटा, सपोज करिए आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया आपने, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया, 2 4 हो गया। 2 घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में टाइम लगा दिया, 2 घंटा आपने ऑप्शनल पढ़ लिया। ऑप्शनल में का भी पेपर 1 होता है, ठीक है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। मैं यहाँ इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। अब पेपर 1 में सपोज करिए ज्योग्राफी किसी ने ऑप्शनल, तो पेपर 1 को डेली 2 आवर्स डेली आपको ऑप्शनल पढ़ने हैं फॉर 4 to 5 मंथ्स। अभी क्या है, अभी आपका जुलाई चल रहा है, सपोज करिए अगस्त से 10 महीना बाकी है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 मंथ्स है ऑलमोस्ट। तो 4 से मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आप 5 मंथ्स लगातार ऑप्शनल 2-2 घंटे पढ़िए लगातार। डोंट इग्नोर ऑप्शनल, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। GS के साथ, जब GS आपको मैंने बताया, ये डेली अगर 6 घंटे आप GS पढ़ रहे हैं और 2 घंटे अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं,
दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर ऐसा ही कंटिन्यू आपने 10 महीना कर लिया तो ट्रस्ट मी आप यूपीएससी निकाल लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मोस्ट ऑफ द बच्चे लैक करते हैं प्लानिंग में, वो प्लानिंग कर ही नहीं पाते, वो प्लान बना ही नहीं पाते यूपीएससी में, ठीक है। तो जब प्लान नहीं बना पाते उन्हीं का तैयारी नहीं होता है। जब आप प्लान इंपॉर्टेंट करेंगे अच्छे से तो डैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको प्लान कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पे लैक करते हैं, तो आपको प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जीएस के बाद आपको ऑप्शनल में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सपोज करिए आपने ऑप्शनल डेली पढ़ा, ठीक। कई बच्चे क्या होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, GS4 और GS आपका सॉरी ये ऐसे GS4 आपका और प्लस ऐसे जो ऐसे होता है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर इसमें अगर तीनों में आपने मार्क्स GS4 फॉर एग्जांपल एथिक्स, अगर GS4 और ऐसे और ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए हैं तो यूजुअल में यहाँ तो आप आराम से अंडर 100 रैंक ला सकते हैं अगर आपको ये अच्छे मार्क्स आए तो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे GS4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं तो उनको ऑप्शनल जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। डोंट इग्नोर ऑप्शनल। मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे टीचर्स जो है या बच्चे जो है वो ऑप्शनल कभी छूते ही नहीं है, वो कभी नहीं छूते। वो खाली इवन अगर कोचिंग करना है तो कहीं जाके कर लेते हैं, बट वो पढ़ते ही नहीं है। ऑप्शनल वो तभी पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द, या तो प्रीलिम्स निकल जाएगा तभी पढ़ते हैं, वरना वो छूते ही नहीं है और इसी तरह ऑप्शनल खत्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, अगर ऑप्शनल आपका सही नहीं है तो आप यू कैन नॉट क्वालिफाई, ठीक है। सबसे अब देखिए डेली जो है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका ऐसे। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको मान लीजिए आप अभी से तैयारी चालू कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर किया जाता है अगर आप बहुत अच्छे से नॉर्मल, आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी, इस तरह के मैंने वीडियो बनाए हैं और जाके आप देख सकते हैं। अगर नॉर्मल आपने लिखा है तो आपको 120 प्लस मार्क्स मिल जाएगा। 120, 130, 140 जो है ऐसे में इट्स अ गुड स्कोर। मतलब कि आप आराम से, जो मैं बताया ना, ऐसे GS4 और ऑप्शनल में अगर अच्छे मार्क्स आए तो आप निकाल सकते हैं। तो अगर 130 प्लस आप ला रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आप आराम से, कई लोग के जो टॉपर्स हैं उनके 140, 150 भी आते हैं और ला सकते हैं। बहुत मैंने भी दिया तो मेरे भी 110, 120, 132 भी आ चुका है मेरा। तो बहुत, जबकि मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं कि हाँ बहुत हाई फाई है कि कैसे लोग बोलते हैं, तो आप आराम से ला सकते हैं अगर आपने अच्छे लिखा। तो इसके लिए क्या है, मैं क्या करता था कि हफ्ते में एक बार, सपोज करिए हफ्ते में एक बार मैं लिखता था, तो आप करिए हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट ऐसे लिखिए, राइट ऐसे एटलीस्ट 2 ऐसे इन वीक। मैं इसलिए बोला अभी से, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। ट्रस्ट मी, जो नहीं लिखते हैं यूपीएससी में उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एवरनोट में आप लिखिए, आप एवरनोट में बनाइए नोट्स। अगर तो पेड हो गया, हम लोग के टाइम फ्री हुआ करता था, अब एवरनोट में आप डिजिटली अगर नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो न्यूज़पेपर, ऐसे समझ, आपको ऐसे करना ही करना है। लास्ट जो है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कुछ करें ना करें बट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल आप हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदू पढ़ सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदू में थोड़ा सा क्रिटिकल दिया था, कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल देते हैं हिंदू वाले, तो आपको इतना भी, क्या कहते हैं, द हिंदू में जो है इतना भी आपको क्रिटिकल नहीं देखना है कि सरकार के खिलाफ ही आप लिखते रह रहे हैं। तो ये द हिंदू में ऑलमोस्ट जितने भी आर्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो उसका जो आप निगेटिव पोर्शन है उसको हटा के बाकी सब जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छा लिखाता है, ठीक है। बाकी सब जो आर्टिकल है वो द हिंदू में बहुत अच्छा लिखते हैं। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस में आपको फैक्ट्स, डाटा आपको बहुत मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस में। तो मैं इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं द हिंदू पढ़ता था। द हिंदू पढ़ने की है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप, कई लोग बच्चे बोलते हैं सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। ट्रस्ट में, आप द हिंदू पढ़ेंगे आज से 10 महीने लगातार तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर वर्ड्स की कमी नहीं रहेगी जब आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे। जब आप मेंस में लिखेंगे और उसका जब आंसर लिखेंगे, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका वर्डिंग्स की आपकी कमी नहीं रहेगी, इंग्लिश क्योंकि आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है।
ये चीज़ आपको करना है। पेपर आपको डेली पढ़ना है। जो अभी से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इवन प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, उनको भी अभी से तैयारी चलना, द हिंदू उनको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, द हिंदू में ही आर्टिकल्स आते हैं। सपोज करिए द हिंदू आपने सपोज करिए कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा, तो न्यूज़पेपर में ही हर बार GS1 को अलग देखिए, GS2 देखिए क्या है, GS3 देखिए और GS4 में, और इसमें से आपको अलग अलग टॉपिक को सेग्रीगेट करना है। सपोज करिए आप पॉलिटी आया, अच्छा हाँ ज्योग्राफी एक क्वेश्चन आया, सपोज करिए आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो GS1 में फिट बैठता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जाके सिलेबस पढ़ना है। तो GS1 में आप जाके जाएंगे तो आपको GS1 में आपको, हाँ आज आर्टिकल आया है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, हाँ तुमको पता है कि भैया GS1 में टॉपिक है, तो आपने अपना अलग अलग फाइल बना लिया है, उस फाइल में GS1 लिखिए और टॉपिक लिखिए, इस टॉपिक के अंदर ये आर्टिकल है, तो उसका क्रक्स लिखना है आपको अपने आप से, तो GS1 में चला आएगा। सपोज करिए पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आया, तो आप GS2 में इसको डाल दीजिए। आर्टिकल कोई आया तो उसको जाके खुद का नोट्स बनाइए। जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो खुद का नोट्स बनाइए और उस नोट्स को अलग अलग टॉपिक को आप सेग्रीगेट। सपोज करिए कोई केस स्टडी आई है या कुछ ऐसा आपको लग रहा है इतना इंटरेस्टिंग है, जो वो मैं एज अ स्टोरी ऐसे में लिख सकता हूँ, ऐसे के इंट्रोडक्शन में, और मैं एथिक्स में भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये GS3 में इकोनॉमिक में आ जाएगा, बहुत अच्छा डाटा है, तो आप जाके इकोनॉमिक्स में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास डाटा जो 10 महीने का डाटा है वो आपको चारों सब्जेक्ट का, चारों GS पेपर का आपको मिल जाएगा। मैं मेंस की बात बता रहा हूँ, ठीक, इवन प्रीलिम्स का भी। वैसे तो बहुत सारी कोचिंग्स निकालती हैं करंट अफेयर्स के, बट ट्रस्ट मी आप जब अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप चीज़ें जब रियलाइज़ कर सकें, अच्छा हाँ आप ट्रस्ट मी जब आप ये पढ़ेंगे द हिंदू का आर्टिकल, आपको समझ अच्छा हाँ ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने, ये GS2 का टॉपिक है, फाइल उठाइए वहाँ क्रक्स लिख लीजिए। हार्डली अगर आप डेली द हिंदू पढ़ते हैं या द इंडियन एक्सपर्ट पढ़ते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा आपको कितना लिखना है, ज़्यादा 500 वर्ड लिखना होगा, 5-5 6 लाइनें जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप उठा के सब में लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही चीज़ था मोटा मोटी जो मैं आपको बताया कि आपको पहला चीज़ आपको क्या करना है, NCERT पढ़ना है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, इवन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए अभी, उनको भी जाके उठाइए, पढ़िए NCERT। 6 to 12 आपको NCERT पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या तो आपको लगता है कि हाँ सर के नोट्स अच्छे हैं, आप मेरे नोट्स ले लीजिए, साइड में नोट्स रखिए, NCERT पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए। आपको जो टॉपिक, या आप साइड में एक और स्टैंडर्ड बुक रख लीजिए। आपको लगता है कि हाँ सर के बुक में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो वो टॉपिक उठा के आप वहाँ स्टिकी नोट्स लगा के वहाँ लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा। या तो अपने नोट्स बनाइए या तो मेरे नोट्स ले लीजिए, उस पर आप नोट्स ऐड करते जाइए। इससे ये आसानी रहेगी, जब लास्ट मोमेंट आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका रिविजन होगा, ठीक है। तो पहले NCERT आपको पूरी कवर करनी है, ऑप्शनल भी आपको डेली पढ़ना है, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको डेली ही पढ़ना है, ठीक है। और डेली आर्टिकल का नोट्स बनाने हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, आंसर राइटिंग आपको करनी है, प्लस ऐसे आपको हफ्ते में 2 बार लिखना है। एक और वीडियो मैं बना दूंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली प्लान कैसे करना है। इसीलिए आपको सपोज करिए, आपको इसीलिए हम लोग ने प्लानर लाया है। एक आप प्लानर देखेंगे, हमारे पास प्लानर पड़ा हुआ है, UPSC प्लानर हम लोग ने बनाया हुआ है। उसमें मैंने एक एक डिटेल में बताया है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जो भी वीडियो इसमें जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, आपको UPSC प्लानर का वीडियो मिल जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, आपने कितने घंटे पढ़ा, कितना टाइम वेस्ट किया। आप अपने आप को स्कोर दे सकते हैं प्रोडक्टिविटी, भैया मैंने क्या क्या किया, कितना मैंने खर्चा किया। कोई बच्चे बाहर रहते हैं, उनके हिसाब से पूरा UPSC से रिलेटेड जो भी प्लान है, आप वहाँ 180 डेज प्लान 180 डेज का है, आप उसको जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। रिसेप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारा सैंपल्स डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें डेली शेड्यूल में बताऊंगा आपको, ये डेली अपने हिसाब से पढ़ना है। देखिए ज्ञान तो सब लोग देंगे और मैं भी दे रहा हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन ये आप कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं, आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। मैंने तो बता दिया ये, लेकिन
मैं आपको इसीलिए नहीं बताया, कई सारे लोग बताते हैं कि आपको अभी 2 घंटे 1 से लेकर 3 बजे तक आपको पॉलिटी पढ़ना है, 3 से 4, ये आपकी मर्जी है, आप कितना पढ़ा, आप कितने किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। इसलिए मैंने सिर्फ बाउंड्री के बारे में बताया, आउटर बताया है, ताकि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। उसके अंदर वो आपको मैनेज करना है, बोर्ड में लगाइए, उसमें चिपकाइए, उसमें लिखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ प्लानर ले लीजिए, प्लानर में हम लोग का जो प्लानर है उसमें लिखिए आपको क्या क्या कब कब पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपको जो भी नोट्स हम लोग के पास अवेलेबल है आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।